में मई और जून का महीना चल रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। ऐसी गर्मी से पक्षियों का बुरा हाल था। एक दिन रानू चिड़िया पेड़ पर बैठी बंटी कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। ऐसा लगता है जैसे यह गर्मी हमें मार ही डालेगी। नदी का पानी भी गर्म हो गया है और गर्म पानी की वजह से नदी का पानी भी कम होता जा रहा है। ऐसे तो इस भयंकर गर्मी में हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रानू चिड़िया, परेशान क्यों होती हो? बस आज रात की ही तो बात है, कल से गर्मी नहीं लगेगी हमें। आप ये क्या कह रहे हो कबूतर भैया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृपया आप मुझे साफ साफ समझाएं, आप कहना क्या चाहते हैं? रानू बहन, क्या आपको नहीं पता? जंगल के सारे पक्षी आज रात ही शिमला के जंगल में चले जाएंगे। क्या आपको कालू और गौरी ने कुछ नहीं बताया? शायद वो दोनों भूल गए होंगे। आज रात ही हमें शिमला के लिए निकलना होगा। सारे पक्षियों ने अपना अपना सामान भी बांध लिया होगा। मैं भी सामान बांधने ही जा रहा हूँ। आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए। नहीं बंटी भैया, कालू कौवे और गौरी कौवी ने मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में। मैं अभी जाकर उन दोनों से पूछती हूँ। ये कहकर रानू चिड़िया कालू कौवे और गौरी कौवी के पास जाती है और उनसे कहती है, कालू, गौरी, आपने मुझे शिमला जाने की बात क्यों नहीं बताई? आपने तो अपना सामान भी बांध लिया है। रानू चिड़िया, हम बहुत दूर शिमला के जंगल जा रहे हैं, पास वाले जंगल नहीं। वहाँ जाने के लिए तुम्हारी औकात नहीं। और सारे पक्षी बम्बू कॉप्टर से जा रहे हैं और बम्बू कॉप्टर का किराया बहुत ज्यादा है। तुम्हें याद है चिड़िया, तुमने मुझसे 100 रुपए उधार लिए थे। कब देने का इरादा है फिर तुम्हारा? हाँ गौरी बहन, मुझे सब याद है। काम लगते ही सबसे पहले मैं आपको 100 रुपए दे दूंगी। लो, कर लो बात। देखो जरा, 100 रुपए वापस देने की औकात नहीं। और शिमला की सैर करने जाएगी, वहाँ जाने के लिए पूरे 1000 रुपए चाहिए। बम्बू कॉप्टर का किराया कहाँ से दोगी? इतने पैसे नहीं है तुम्हारे पास। यही सोचकर हमने तुम्हें नहीं बताया। चलो चलो, अब रास्ता छोड़ो। तुम्हारे चक्कर में कहीं बम्बू कॉप्टर न छूट जाए। भारी भरकम किराया दिया है हमने उसका। हाँ नहीं तो। रानू चिड़िया वापस अपने घर लौटती है और अपना सामान बांध लेती है। बम्बू कॉप्टर भी आ चुका था। सारे पक्षी बम्बू कॉप्टर में बैठ चुके थे। रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ एक किनारे पर बैठी थी। तभी बम्बू कॉप्टर का ड्राइवर उसके पास आता है और उससे कहता है, रानू चिड़िया, क्या तुम्हें भी शिमला के जंगल जाना है या नहीं? हाँ ड्राइवर जी, हमें भी शिमला के जंगल जाना है, पर हमारे पास बम्बू कॉप्टर का किराया नहीं है। आप इजाजत दें तो मैं और मेरी बेटी बम्बू कॉप्टर की छत पर बैठकर चले जाते हैं। अरे रानू चिड़िया, ये क्या बात हुई? जाओगी तो किराया तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। ड्राइवर भाई जी, अगर यह चिड़िया फोकट में ही शिमला जाएगी तो हम भी फोकट में जाएंगे। हमारे किराए के पैसे वापस करने होंगे तुम्हें। हमारे पैसे मुफ्त के थोड़ी आ रहे हैं। रानू चिड़िया, किराया तो देना ही होगा, वरना मैं बम्बू कॉप्टर से तुम्हें नहीं ले जा सकता। ड्राइवर बम्बू कॉप्टर लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं गुड़िया चिड़िया तो रोने लगती है। गुड़िया बेटी, चुप हो जा। शिमला के जंगल तो हम जरूर जाएंगे। हम इस बम्बू कॉप्टर के पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है बेटा, अब चुप हो जा। ऐसे बम्बू कॉप्टर आगे आगे और रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ उसके पीछे पीछे उड़ी जा रही थी। अचानक से एक जगह बम्बू कॉप्टर रुक जाता है। अरे क्या हुआ? ये बम्बू कॉप्टर क्यों रुक गया? पक्षियों, बम्बू कॉप्टर का इंजन खराब हो गया है और ये बम्बू कॉप्टर ठीक होने में कितना समय लगेगा पता नहीं। तब तक आप सब नीचे उतर जाएं। सारे पक्षी अपने अपने सामान लेकर नीचे उतर जाते हैं। तभी पीछे से रानू चिड़िया वहां पहुंच जाती है। कबूतर भैया, यह बम्बू कॉप्टर क्यों रुक गया? रानू बहन, बम्बू कॉप्टर का इंजन खराब हो गया है। कब ठीक होगा पता नहीं। अच्छा होता मैं भी शिमला के लिए आपके साथ ही निकल लेता, पर क्या करूं, मेरे पास बहुत ज्यादा सामान है। अच्छा, कोई बात नहीं कबूतर भैया, मैं अब चलती हूँ। रानू चिड़िया अपनी छोटी सी पोटली उठाती है और अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ जाती है। 2 दिनों के लंबे सफर के बाद रानू चिड़िया आखिर शिमला के जंगल में पहुंच ही जाती है। अरे वाह मम्मा, देखे यहाँ कितनी ठंडक है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी है। हाँ गुड़िया बेटी, हमारे जंगल में तो जैसे आग बरस रही है, पर यहाँ तो बहुत ही ठंडक है। इसीलिए तो हम शिमला आए हैं।
रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया इधर उधर घूमकर शिमला के ठंडक का आनंद ले रही थी। तभी एक तोता उनके पास आता है और उनसे कहता है, चिड़िया बहन, क्या तुम मेरे सेब के बाग की रखवाली करोगी? मुझे कोई पक्षी काम के लिए नहीं मिल रहा है। मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। बर्फबारी शुरू हो गई है। 1-2 दिन में यह जंगल सैलानियों पक्षियों से भर जाएगा। आपको बस यह देखना है कोई पक्षी बाग के सेब को ना तोड़े। बोलो, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ तोते भैया, मैं जरूर करूँगी। ये नौकरी ठीक है मेरे लिए। तोता भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे काम पर रखा। लेकिन तोते भैया, अगर रहने के लिए कोई घर होता तो मैं अपनी बच्ची को वहाँ छोड़ देती। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर तुम आज के आज ही काम पर लग जाओ और अपने रहने के लिए मेरे बाग में ही बर्फ का घर बना सकती हो। वहाँ तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं होगी। मम्मा, अच्छा हुआ जो ड्राइवर अंकल हमें लेकर बम्बू कॉप्टर से शिमला नहीं आए, वरना हम भी बीच रास्ते में ही सारे पक्षियों की तरह फंसे रहते। हाँ बेटा, तुम ठीक कहती हो। शिमला की बर्फबारी देखकर गुड़िया चिड़िया बहुत खुश थी। रानो चिड़िया भी सेब के बाग में नौकरी मिल जाने की वजह से बहुत खुश थी। उसने सेब के बाग में बर्फ से अपना एक सुंदर सा छोटा सा घर बनाया और अपनी बेटी के साथ पूरी गर्मी उस बर्फ के घर में खुशी खुशी गुजारने लगी। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। आ जाओ सब लोग, खाना बन गया है। माँ, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है खाने में? तुम लोगों के मनपसंद दाल चावल। माँ, आज तो खाने में दाल चावल है। माँ, दाल चावल तो बहुत महंगे हैं, तो आपने दाल कैसे खरीदी? आज जब मैं आम बेचकर घर आ रही थी तो वो रास्ते में एक बहुत बड़ा घर बन रहा था। वहाँ पर एक मजदूर की कमी थी। लकड़ी उठाने के लिए मैं चली गई। लकड़ी उठाने के बदले मुझे 100 रुपए मिले थे, तो उसी से मैं तुम लोगों के लिए दाल चावल ले आई। तुम लोगों को रोज रोज सूखा खाना खाते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता था। माँ, हम तो सूखा दाना खाकर भी खुश हैं। आपको हमारे खाने के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? जिस उम्र में आपको आराम करना चाहिए, उस उम्र में आप हम लोगों का पेट पालने के लिए कितनी मेहनत करती है। पगली, मैं मेहनत नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। रानो अपनी 5 बेटियों को खाना परोसती है और एक प्लेट में खाना लेकर आंगन में लगे बड़े से आम के पेड़ के पास जाती है। मेरे प्यारे आम के पेड़, देख आज मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये दाल और चावल हैं। देखते देखते तू कब इतना बड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तू भले ही एक मामूली आम का पेड़ है, लेकिन मेरे लिए मेरे परिवार के सदस्य जैसा है। रानो चिड़िया खाने की थाली को उस पेड़ के पास रखकर पेड़ पर प्यार से पंख सहलाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। रानो चिड़िया जिस दिन से उस जंगल में आई थी, तब से ही रानो ने इस आम के पेड़ को बड़े प्यार से सींचकर बड़ा किया था। रानो चिड़िया आम के पेड़ से आम लेकर बाजार में उसे बेचकर अपना और अपने बेटियों का गुजारा करती थी। एक दिन आप खाना छोड़कर यहाँ इस पेड़ को पानी दे रही हो। अगर एक दिन पानी नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? बेटी, पेड़ों में भी हमारी तरह जान होती है, इसीलिए समय समय पर इन्हें पानी देना चाहिए। हम तो भूख लगने पर खाना मांगकर खा लेते हैं, लेकिन ये तो बेजुबान होते हैं। इन्हें कोई तकलीफ होगी तो हमें कैसे बताएंगे? माँ, आप तो इस आम के पेड़ को बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह प्यार करती हो। रानो चिड़िया का आम के पेड़ को समय समय पर पानी देना और उसका ख्याल रखना जीवन का एक हिस्सा बन गया था। अरे, घर पर कोई है क्या? कालू सेठ, तू यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? मैंने तुझे कहा था ना, मेरे घर के आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना। पैर कब्र में लटक रहे हैं, पर जुबान तेरी कैंची की तरह चल रही है। देख, अभी भी प्यार से समझा रहा हूँ, अपनी जमीन को मेरे नाम कर दे। बदले में मैं तुझे अच्छे पैसे भी दे रहा हूँ। मुझे इस जमीन पर एक बड़ा सा ढाबा बनाना है। ये जमीन मेरे पति की मेहनत की कमाई की है। मैं इसे किसी भी हालत में नहीं बेचूंगी, समझे? चला जा यहाँ से। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन इस जमीन पर तो मैं कब्जा करके ही रहूँगा।
इतना कहकर कालू सेठ वहाँ से चला जाता है। कालू सेठ की नजर बहुत समय से रानो चिड़िया की जमीन पर थी। ऐसे ही समय गुजरता रहा और एक रात, हे भगवान, ये बिन मौसम बारिश कैसे हो रही है? अभी अभी तो पेड़ पर ताजे ताजे आम आए हैं। अगर इसी तरह बारिश और हवाएं चलती रहीं तो सारे आम खराब हो जाएंगे। लेकिन माँ, अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर आम खराब हो गए तो मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगी? रानो चिड़िया अपने घर में रखे एक बड़े से तिरपाल को लेती है और बारिश में भीगते हुए जाकर अपने आम के पेड़ को तिरपाल उड़ा देती है, जिससे आम बारिश और हवाओं से बच जाता है। लेकिन ज्यादा मौसम खराब होने की वजह से बिजली सीधे रानो चिड़िया पर गिरती है और वहीं पर रानो की मौत हो जाती है। उसकी बेटियां अब अनाथ हो चुकी थी। उसकी बेटियां इस सदमे से अभी उभरे ही नहीं थे। तभी चलो चलो, ये रोना धोना बंद करो और मकान खाली करो। ये घर हमारा है तो हम क्यों खाली करें? चले जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हारी पुलिस को शिकायत करा देंगे। एक नोटों की गड्डी पुलिस के मुंह पर मारूंगा ना तो वो खुद तुम लोगों का घर खाली करवाएंगे, समझे? कालू सेठ और उसके गुंडे पांचों बहनों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं और कालू सेठ उनके घर पर ताला लगाकर चला जाता है। जिसके बाद बहनें अपने ही आंगन के बाहर बेसहारा पक्षी की तरह रो रही होती हैं। अगर माँ होती तो हमें अपने घर के बाहर इस तरह रोना नहीं पड़ता। पहले तो भगवान ने बाबा को छीन लिया, अब हमारी माँ को भी। भगवान हमें भी अपने पास बुला लो। अब इस दुनिया में रहकर क्या करेंगे? ये सब कुछ इस पेड़ की वजह से हुआ है। अगर ये आम का पेड़ हमारे आंगन में नहीं होता तो हमारी माँ घर के बाहर नहीं जाती और न ही हमारी माँ पर बिजली गिरती। ये हमारे परिवार का सदस्य नहीं है, बल्कि हमारी माँ का कातिल है, कातिल। पांचों बहनें बहुत रोती हैं और उसी पेड़ के नीचे सो जाती है। लेकिन जैसे आधी रात होती है तो अचानक, उठो मेरी बहनों, उठ जाओ। इतनी रात को कौन है? एक तो इतनी मुश्किल से खाली पेट में नींद आई थी, इस आवाज ने तो मुझे जगा दिया। अनजानी आवाज सुनकर पांचों बहनें उठ जाती हैं। कौन हो तुम? हमारे सामने आओ, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी वो देखती हैं कि उस आम के पेड़ से एक चमकदार रोशनी आ रही है और पेड़ बोलता है, ये मैं जादुई आम का पेड़ हूँ। ये क्या? ये बेजुबान पेड़ बोल रहा है? मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई आम का पेड़ हूँ। तुम्हारी माँ ने मेरे बचपन से लेकर बड़े होने तक मुझे प्यार से सींचा है। हर दिन वो मेरे लिए खाना लेकर आती थी। हमेशा उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह प्यार किया था, लेकिन मेरी खातिर मेरी आंखों के सामने उनकी मौत हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आज जब कालू सेठ ने तुम लोगों पर अत्याचार किया और तुम्हें घर से बेघर कर दिया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। बताओ मैं तुम लोगों के लिए क्या करूँ? हम तो अपना पेट मेहनत मजदूरी करके भर लेंगे, लेकिन हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हमें अपना एक घर दे दो। ठीक है, मैं अपने जादू से आम के पेड़ से एक आम के घर में बदल जाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये घर रात में ही रहेगा। सुबह होते ही मैं फिर से आम का पेड़ बन जाऊंगा और रात होते ही फिर से आम का घर। इतना कहते ही वो आम का पेड़ देखते ही देखते एक सुंदर से आम के घर में बदल जाता है। इसके बाद पांचों बहनें उस आम के घर के अंदर जाती हैं और आराम से रात गुजारती हैं। फिर सुबह होते ही फिर से वह आम का घर एक आम के पेड़ में बदल जाता है। एक रात, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मालिक ने दिहाड़ी भी नहीं दी है, कह रहा था कल ही दिहाड़ी देगा। वो रोज ऐसा करता है। मेहनत मजदूरी करके भी हम 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। काश हमारे पास खाने के लिए कुछ होता। इतना बोलते ही उनके सामने खाने की 5 थालियां आ जाती है। ये देखकर पांचों बहनें बहुत खुश होती हैं और पेट भर खाना खाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए, लेकिन एक रात, ये क्या हुआ? सुबह जब आया था तो यहाँ तो आम का पेड़ था, रात में आया तो ये आम का घर। इसके अंदर तो रानो की बेटियाँ सो रही हैं। लगता है इसकी बेटियों को काला जादू आता है। कालू सेठ अपने गुंडों के साथ पांचों बहनों के आम के घर में घुस जाता है। तो तुम लोगों को जादू करना भी आता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस जमीन पर आम का घर बनाकर रहने की?
कालू सेठ के इतना बोलते ही अचानक उन गुंडों के ऊपर आम की गुठली की बौछार होने लग जाती है। लगातार आम की गुठली उन पर पड़ते रहते हैं, जिससे वो सभी घायल हो जाते हैं और कालू सेठ अपने गुंडों के साथ वहाँ से भाग जाता है। जो जैसा करता है वैसा भरता है। हमारी माँ के अच्छे कर्मों की वजह से हमें ये जादुई आम का घर मिला और आज जादुई आम के घर की वजह से हम लोग बच गए। अब गुड़िया चिड़िया और उसकी बहनें उस जादुई आम के घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का एक बड़ा सा जहाज तैर रहा था। जहाज में एक शिकारी चील खड़ा होकर दूरबीन से चारों ओर देख रहा था। जब वो चील दूरबीन से देख रहा था, तभी उसने देखा कि रानो चिड़िया का पैर मछली पकड़ने के जाल में फंस गया है और वो उड़ नहीं पा रही है और मदद की गुहार लगा रही थी। कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे कोई, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी वहाँ एक जलपरी आती है और वो रानो चिड़िया से कहती है, चिंता मत करो मेरी दोस्त, मैं तुम्हें जाल से मुक्त कर देती हूँ। तुम घबराओ नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी, जो तुम मेरी मदद करने यहाँ पर आई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। तभी उसी वक्त शिकारी चील की नजर जलपरी पर पड़ती है और वो अपने साथियों से कहता है, अरे वाह, ये तो जलपरी है। मैंने सुना है ये जलपरी जहाँ रहती हैं, वहाँ बहुत सारे हीरे मोती जमा करके रखती हैं। मैं जल्दी से जाल लेकर इसका पीछा करता हूँ और इसे अपने जाल में पकड़ लेता हूँ। मजा आ जाएगा। फिर शिकारी चील ने अपने साथी पक्षी को बुलाया और सारी बात बताने के बाद वो खुद जलपरी का पीछा करने चला जाता है और जलपरी का पीछा करते हुए समुद्र के नीचे जाकर देखता है कि जलपरी एक समुद्री सीपी में बैठी हुई है। तभी शिकारी चील दूर से एक जाल फेंक के उसे पकड़ लेता है और बहुत सारे हीरे मोती लेकर अपने जहाज में लौट आता है। फिर जलपरी को एक पिंजरे में बंधी बनाकर घर ले आते हैं। तभी रानो चिड़िया जलपरी को ले जाते हुए उन शिकारी चील को देख लेती है। अरे ये क्या, मेरी दोस्त जलपरी को दोनों शिकारी चील ने पकड़ लिया है। जलपरी ने आज ही मुझे मछली पकड़ने की जाल काटकर मेरी जान बचाई थी और अब वो खुद जाल में फंस गई है। मुझे उनको बचाना चाहिए, पर ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती क्योंकि वो सारे शिकारी चील बहुत ताकतवर है। इसीलिए मुझे अपने पक्षी दोस्तों से मदद लेनी होगी। फिर रानो चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है और पक्षियों के झुंड में जाकर सारी बातें बताती है। तभी लाडो चिड़िया उनसे कहती है, तुम चिंता मत करो रानो चिड़िया, जलपरी ने तुम्हारी जान बचाई है, यानी हमारी दोस्तों की जान बचाई। इसलिए उस जलपरी की जान बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर कोई न कोई हल जरूर निकाल लेंगे। तभी हरिया तोता उनसे कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा लाडो चिड़िया, हम रानो चिड़िया के साथ हैं, लेकिन जलपरी है कहाँ? पहले हमें उसे ढूंढना होगा, तभी हम उसकी मदद कर पाएंगे। क्या तुम्हें पता है रानो चिड़िया, जलपरी को वो शिकारी चील कहाँ ले गए हैं? नहीं दोस्तों, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो शिकारी चील उस जलपरी को कहाँ ले गए? फिर कालू कौआ उन सब पक्षियों से कहता है, तो फिर साथियों, देर मत करो, चलो सब जल्दी चलो, हमें वक्त रहते उन्हें बचाना होगा। फिर सब पक्षी मिलकर जलपरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जलपरी का कोई पता नहीं चलता। फिर सभी लौटकर वापस जंगल आ जाते हैं। तभी कालू कौआ कहता है, हमें तो जलपरी कहीं नहीं दिखी। हाँ, हमें भी कहीं नहीं दिखी, लेकिन हम ऐसे चुपचाप बैठ नहीं सकते, हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया, अब तुम ही कुछ करो ना। हरिया भैया, मुझे लगता है कि केवल लाल परी ही हमें इस समस्या का उपाय बता सकती है। तो फिर ठीक है रानो चिड़िया, चलो हम सब लाल परी के पास चलते हैं और उनसे इस परेशानी का हल पूछते हैं। उसके बाद सब पक्षी मिलके लाल परी के पास जाते हैं और वहाँ जाकर वो लाल परी से कहते हैं, लाल परी, अरे ओ लाल परी, तुम कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, हमें तुमसे बहुत जरूरी काम है। फिर लाल परी अपने घर से बाहर आती है। क्या बात है रानो चिड़िया, तुम मुझे क्यों बुला रही हो और तुम सब एक साथ? क्या कुछ हुआ है क्या?
हाँ लाल परी, हमारी दोस्त जल परी को 2 शिकारी चीलों ने पकड़ लिया है और हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तुम जल परी को ढूंढने में हमारी मदद करो ताकि हम उसे उन जालिम चील से बचा पाए। ये सब सुनकर लाल परी उन सब पक्षियों से कहती है, अच्छा ठीक है, तुम सब मेरे साथ आओ, मैं जल परी को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। उसके बाद सब पक्षी लाल परी के साथ जाते हैं और लाल परी एक तालाब के पास रुकती है। फिर अपनी जादुई छड़ी को पानी में स्पर्श करती है। तभी वह पानी की तरफ देखकर कहती है, जल परी को दोनों शिकारी चील ने एक बड़े से पिंजरे में बंधी बनाकर रखा है और वो दोनों जल परी को उसके घर से पकड़ कर लाए थे और जल परी के घर से उन्होंने बहुत सारे हीरे मोती और बहुत सारे अनमोल रत्न चुरा कर लेकर आए थे और अभी वो दोनों जालिम चील जल परी से कह रहे हैं, सुनो जल परी, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारे हीरे मोती का खजाना है। हमें सिर्फ उस जगह के बारे में बता दो, हम वहाँ से सारा खजाना लेकर आ जाएंगे, क्योंकि हमें खजाने से मतलब है, ना कि तुमसे। हम तुम्हें छोड़ देंगे, बस हमें जो चाहिए वो तुम हमें बता दो। शिकारी चील, तुम गलती कर रहे हो, ऐसी कोई जगह नहीं होती। बस मुझे जितना खजाना मिला था वो सब तो तुम लेकर आ गए हो, अब छोड़ दो तुम मुझे। अगर तुम हमें उस जगह के बारे में बता दोगी तो हम तुम्हें इस कैद से मुक्त कर देंगे, नहीं तो तुम्हें बेच हम माला माल हो जाएंगे, समझी तुम? देखो पक्षियों, उन्होंने जल परी को बेचने की धमकी दी है और कल सुबह होते ही वो दोनों जंगल के पास वाले बाजार में जल परी को बेचने के लिए लेकर जाएंगे। बस तुम लोगों के पास कल का समय है उस जल परी को बचाने का। ये सुनकर रानो चिड़िया उनसे बोलती है, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। अगर तुम सब राजी होते हो तो वो प्लान कामयाब हो पाएगा, लेकिन इसमें बहुत खतरा भी है। तभी लाडो चिड़िया रानो चिड़िया से बोलती है, हाँ हाँ रानो चिड़िया, हम सब आपके साथ हैं। बोलिए क्या करना होगा हमें? हम अपनी जान पर खेलकर भी उस मासूम जल परी को बचाएंगे। हाँ रानो चिड़िया, लाडो चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है, हम सब आपके साथ हैं। बोलिए क्या करना होगा? फिर रानो चिड़िया ने सभी पक्षियों को पूरा प्लान बताया और उसी प्लान के मुताबिक अगले दिन सुबह होते ही सभी पक्षी मिलकर बाजार के पास एक बड़े से पेड़ पर बैठे रहते हैं। फिर दोनों शिकारी चील जल परी को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद प्लान अनुसार सबसे पहले रानो चिड़िया जल परी के पास आती है। जल परी, तुम कैसी हो? तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। रानो चिड़िया को वहाँ देखकर जल परी बहुत खुश होती है। मैं ठीक हूँ रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ आई। अच्छा सुनो जल परी, हम सब पक्षी मिलकर तुम्हें बचाने आए हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी यहाँ तुम्हारे पिंजरे के पास आएंगे और इस पिंजरे को तोड़कर वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है, तुम समझ गई? ठीक है रानो चिड़िया, मैं सब समझ गई। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर रानो चिड़िया के प्लान के अनुसार मयूरी मोरनी दोनों चीलों के पास जाकर उनके सामने अपने पंख फैला के नाचने लगती है। वो शिकारी चील उसे देखकर कहते हैं, अरे ये मोरनी कहाँ से आ गई? कितनी सुंदर है ना ये मोरनी। फिर प्लान के अनुसार हरिया तोता और बंटी कबूतर जाकर उस पेड़ के डाल पर बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं। अरे तुमने देखा बंटी, ये मोरनी मोर कितनी सुंदर है और कितना सुंदर नाच रही है। हाँ हरिया तोता, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। ये नाच देखकर तो मेरा दिल भर आया। सुना है मोर के पंख भी बाजार में बहुत कीमती हैं। मोर के पंख से बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। ऐसा क्या बंटी? मैंने तो नहीं सुना था। अगर ये बात है तो फिर तो जिसके पास ये मोरनी होगी वो तो बहुत अमीर होगा। ये बात सुनकर शिकारी चीलों के कान खड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या बोल रहे हैं ये दोनों? मोर का पंख भी अच्छे दामों में बिकता है। अरे आज का दिन तो बहुत अच्छा है भाई, अब इस मोर को भी पकड़ेंगे और इस मोर और जल परी दोनों को बेचकर हम माला माल हो जाएंगे। चल तू उस तरफ से मोर को घेर, मैं इस तरफ से घेरता हूँ। फिर दोनों शिकारी चील उस मोर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी पीछे की तरफ प्लान के अनुसार कालू और गोरी पिंजरा तोड़कर जल परी को बाहर निकाल लेते हैं और उसे लेकर हवा में उड़ जाते हैं। वहीं दूसरे प्लान के अनुसार उल्लू आवाज निकाल कर कहता है, भाग जाओ मयूरी, भाग जाओ, हम सब भी जा रहे हैं यहाँ से, तुम भी भाग जाओ। फिर सभी पक्षी एक साथ उड़ जाते हैं और समुंदर के किनारे पहुंचकर जल परी को पानी में छोड़ देते हैं। तभी जल परी कहती है,
रानो चिड़िया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी ने मेरी जान बचाई। मैं आप सभी की सदा आभारी रहूंगी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये सुनकर रानो चिड़िया जल परी से कहती है, हम तुम्हारे दोस्त हैं जल परी, और दोस्तों का कर्तव्य है कि हमेशा अपने दोस्तों की सहायता करें। और वैसे भी तुमने भी तो मेरी जान उन शिकारी चील से बचाई थी, तो इसमें धन्यवाद की क्या बात। रानो चिड़िया, अगर कभी भी आप लोगों को मेरी जरूरत पड़े तो मैं जरूर आऊंगी। अभी मैं चलती हूँ, अलविदा दोस्तों। ये कहकर जल परी वापस पानी में चली जाती है और बाकी सब पक्षी खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं।